गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से इस लेक्चर नंबर 2 में। यानी कि फ्रेंड ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। फ्रेंड ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। यस फ्रेंड हम लोग पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग न्यूटन लॉ का जो लॉ होता है, 3 गो जो लॉ होता है वो हम लोग जाने थे लोग, 3 लॉ। यस फ्रेंड, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग उसमें जितने भी बेसिक फोर्स के बारे में, जो भी ग्रेविटेशनल होता है, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, यस फ्रेंड, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कल जान गए थे लोग, ठीक है। और आज हम लोग जानेंगे कि वो फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स काम कैसे करता है, उस फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं। यानी कि आज हम लोग सीधी बात कहूँ तो आज हम लोग जानेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे हम लोग FBD भी बोलते हैं लोग। फ्री बॉडी डायग्राम फ्रेंड मतलब कि यहाँ पे डायग्राम बनाया जाएगा और उसमें आप लोगों को फोर्स रिप्रेजेंट करना है कि फोर्स कहाँ, किस प्रकार से फोर्स रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि कल हम लोग क्या पढ़े थे। तो देखिए फ्रेंड, कल हम लोग फोर्स पढ़े थे लोग कि फोर्स क्या होता है, और कल हम लोग बेसिक फोर्स इन नेचर के बारे में जाने थे लोग कि नेचर में हमारे जो 4 बेसिक फोर्स जो होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का जो बेसिक फोर्स है इसके बारे में जाने थे लोग, ठीक है। और उसके बाद में न्यूटन साहब का जो 3 गो लॉ है, जो कि आइकॉनिक लॉ है, उसके बारे में भी हम लोग जाने थे लोग। और वो तीनों लॉ ये है कि फर्स्ट लॉ में कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। और सेकंड, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ बस सिंपल सा कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होता है। और वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करता है, ठीक है। तो न्यूटन साहब का सेकंड लॉ यही कहता है, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड लॉ हम लोग ये जाने थे लोग कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। यस फ्रेंड, मतलब कि न्यूटन साहब थर्ड लॉ में ये बताते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे लोग, तो उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी अप्लाई करेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग मैं अगर किसी पे रिएक्ट करूँगा तो अभी हम पर वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। हम अगर किसी पे एक्शन करेंगे तो वो सामने वाला भी हम पर रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड हो गया थ्योरेटिकल, लेकिन अब हम लोग रियल मुद्दा पर चर्चा करेंगे लोग कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स को दिखाया जाता है, किस प्रकार से लगाया जाता है। यस फ्रेंड, तो चलिए लोग हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जो कल हम लोग 4 प्रकार के फोर्स पढ़े थे लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो वो सारा फोर्स के बारे में और किस प्रकार से वो फोर्स काम करता है, वो फोर्स हम लोग देखेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं लोग। पहले तो ये फोर्स हम लोग लिख लेते हैं लोग कि कौन कौन सा फोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा में क्या है, टेंशन फोर्स जो होता है फ्रेंड, ये स्ट्रिंग में लगता है, धागे में, रस्सी में, ठीक है। उसके बाद में क्या था फ्रेंड, नॉर्मल फोर्स। और 4 में क्या था फ्रेंड, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं लोग कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा जाएगा तो उस वक्त किस प्रकार से ये फोर्स काम करता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारा हमारे यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, ठीक है। हमारा यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, ठीक है। ओके सर, हमारे यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है। और इस टेबल पर हम क्या किए कि एक हम पत्थर रख दिए। यस फ्रेंड, एम मास का पत्थर रख दिया, ठीक है, स्टोन, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आप लोग ये देखिए लोग कि यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। उस फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड इस फोर्स पर इस स्टोन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। ओके सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से
mg दिखा दिए लोग, ठीक है। mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब मैं क्या बताया था कि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो दो सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट, ठीक है, जस्ट उसके परपेंडिकुलर लगता है। तो मान लीजिए कि फ्रेंड हमारा ये एक टेबल हो गया, ठीक है, ये हो गया टेबल, ये हो गया टेबल और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो टेबल और ऑब्जेक्ट दो सरफेस हो गया ना फ्रेंड। तो दोनों सरफेस, जहाँ पर दो सरफेस जब आएगा तो वहाँ पर तो नॉर्मल फोर्स लगेगा और जस्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। ये सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल फोर्स दिखा दिए, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। इसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे लोग, नॉर्मल फोर्स को, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे दो ही फोर्स काम कर रहा है, एक नॉर्मल फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। ओके फ्रेंड, अब चलिए फ्रेंड और हम आप लोगों को कुछ एग्जांपल देकर समझाते हैं, ठीक है सर। अब मान लीजिए लो फ्रेंड कि अब आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है, ये हमारा सरफेस हो गया और इसका मास जो है वो m1 है, ठीक है। और एक ये चट्टान रखा हुआ है, इसका मास जो है वो m2 है, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पर तो दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फ्रेंड। तो इसको तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको अलग अलग लेकर डायग्राम बनाएंगे लोग, ठीक है। तो चलिए पहले हम m1 ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स दिखाते हैं कि m1 ऑब्जेक्ट पे फोर्स किस प्रकार से लग रहा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो पहले हम m1 ऑब्जेक्ट को इधर साइड में ले लेते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड, पहले तो m1 पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स m1g लगेगा। समझ में आ रहा है ना, m1g फोर्स मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि यहाँ पे ये एक्सेलरेशन यहाँ पे g से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते हैं लोग। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब जाहिर सी बात है कि ये सरफेस है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो चलिए हम लोग n डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि यहाँ पर भी तो एक m2 जो है ना, एक ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी तो एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। और वो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, यस फ्रेंड, वो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, तो वो n डबल डैश लग रहा होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं एक फोर्स, यस फ्रेंड, m2, ठीक है। तो यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है। ओके सर, तो यहाँ पे हम लोग mg फोर्स दिखा देंगे, m2g ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर n डबल डैश, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो सवाल ये है फ्रेंड कि यहाँ पे एक और फोर्स ऊपर की तरफ में लगेगा, n डबल डैश, ठीक है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट में n डैश फोर्स लगेगा, ठीक है। और फिर फ्रेंड यहाँ पर इसके ऊपर भी तो एक फोर्स लगेगा ना, ये mg, क्योंकि इसका भी वजन तो इसी के ऊपर ना है। तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ में एक हम फोर्स दिखा देंगे, m2g, ठीक है। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, मतलब कि यहाँ पे टोटल जो फोर्स देखा जाएगा, m1 पर टोटल फोर्स देखा जाएगा तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो m1g लग रहा है, ठीक है, और एक m2g लग रहा है, ठीक है, और एक तो इसका तो नॉर्मल फोर्स लग ही रहा है, परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। और इसके ये इसके नीचे m2 लग रहा है, ठीक है। और कनेक्शन में है, दोनों सरफेस यदि कांटेक्ट में है तो इसके नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, जितना ये फोर्स लगाएगा नॉर्मल, उतना ही वो भी नॉर्मल फोर्स लगाएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर n डैश लगेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे डायरेक्शन देखिएगा लोग नीचे की तरफ में, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, FBD जो होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ये समझ में आ रहा है ना, फोर्स किस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को आज इतना एग्जाम्पल कराऊंगा ना, इतना सारा मैं आज एक्सप्लेनेशन करूंगा ना कि फ्रेंड आप लोगों को कन्फर्म हो ही जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे किस प्रकार से फोर्स लगता है, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड, हो गया। तो चलिए फ्रेंड और हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, किस प्रकार से।
देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा आप एक बात आप लोग याद रखिएगा कि नॉर्मल फोर्स जो है ना वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा और सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर लगेगा। यस फ्रेंड, जस्ट परपेंडिकुलर। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक कुछ इस प्रकार से सरफेस हो गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से सरफेस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा, लोग कुछ इस प्रकार से ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा इसका m1 मास हो गया और इसका m2 मास हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए लोग इस पे किस प्रकार से फोर्स दिखाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा जो है ये नीचे सरफेस है, ठीक है, ये जो है नीचे सरफेस है, ठीक है। ओके सर, और ये जस्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का नाम आप लोग, इक्विलिब्रियम का नाम जब भी आएगा, ठीक है, तो आप लोग समझिए कि वो स्टेबल है वो। जैसे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये बोर्ड जो है ये दीवार में ये लगा हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, ना ही ये मूव कर रहा है, ना ही ये आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, मतलब कि इसमें मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी जब भी ऑब्जेक्ट में मूव नहीं कर रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि स्टेबल सिचुएशन में है, ठीक है। ओके सर, तो ये जस्ट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो चलिए लोग हम लोग इस पे फोर्स दिखाते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब फोर्स, चलिए हम थोड़ा सा इसको इधर साइड में फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर दिखाते हैं आप लोग। सबसे पहले तो हमारा m1 है, देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हमारा ये यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स m1g लग जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर, क्लियर बात है। और इसका और नॉर्मल भी लगेगा, नॉर्मल लगेगा सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका सरफेस ये है, इसका सरफेस ये है, तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल, हमारा एन डैश लगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, क्लियर बात है। अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि अब हमारा m2 भी तो ऑब्जेक्ट है ना, m2, तो यहाँ पे भी चलिए हम इसको इधर साइड में बनाकर दिखाते हैं, यहाँ पे बनाकर दिखाते हैं m2 को। m2 भी हमारा इस प्रकार से कुछ है, m2, ठीक है। तो इसके लिए क्या सरफेस हो गया फ्रेंड, इसके लिए ये सरफेस हो गया इसका ये, तो यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रेंड जस्ट नीचे लगता है, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि सरफेस इंक्लाइंड है, कि सरफेस टेढ़ा है, कि सरफेस रफ है, कि सरफेस स्मूथ है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी किसी भी सिचुएशन में नीचे ही लगेगा, ठीक है ना। ओके सर, और नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग गया और ये नॉर्मल फोर्स इसके, अब देखिए, अब नॉर्मल फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ये सरफेस है ना, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर लगेगा, तो हम मान लेते हैं एन डबल डैश है, ठीक है। तो अब ये एन डबल डैश नॉर्मल फोर्स लगाएगा तो इसका जो है यहाँ पर भी एक नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, यहाँ पे एन डबल डैश, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा तो इसके जस्ट नीचे भी नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, ये जो है ना, ये कुछ इस प्रकार से फोर्स को दिखाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ओके सर, अब मैं थोड़ा सा साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए फ्रेंड, ये जो है ना ये अलग है, ठीक है, और ये जो है ये जो है ये यहाँ से ये अलग है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, अब और कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर, देखिए फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग का नॉर्मल और ग्रेविटेशनल तो किस प्रकार से लगता है ये तो अब हम आप लोगों को कंफर्म हो गया, ठीक है ना। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स इसके लिए हम लोग एक अलग ही टॉपिक पढ़ेंगे लोग फ्रिक्शन फोर्स में। वहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फ्रेंड दो टाइप में बटा हुआ है, ठीक है। एक मतलब कि स्मूथ प्लेन पे हम लोग चर्चा करेंगे और एक रफ प्लेन पे। तो रफ प्लेन जब भी बात किया जाएगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का बात किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिफाइन कर देते हैं लोग। एक, कोई भी जब भी हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो स्मूथ सरफेस मानकर चलेंगे लोग, ठीक है,
ठीक है। और एक पार्ट में स्मूथ मान के चलते हैं लोग, और जब हम लोग अगले पार्ट में जब पढ़ेंगे लोग तो उसको कई लोग फ्रिक्शन चैप्टर बोलते हैं लोग, ठीक है। तो उसमें ये फ्रिक्शन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनली हम लोग ये 3 फोर्स का ही देखेंगे लोग, टेंशन, ग्रेविटेशनल और नॉर्मल। तो फ्रेंड देखिए, नॉर्मल और ग्रेविटेशनल तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ओके सर, अब देखते हैं ये टेंशन किस प्रकार से होता है। जैसे कि फ्रेंड मान लीजिए कि हमारा एक ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे एक मास लटका हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग है और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे किस प्रकार से फोर्स दिखाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये नीचे की तरफ में यहाँ पे mg लगेगा, हाँ सर लगेगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, और मैं टेंशन फोर्स लगने का क्या मैं आप लोगों को तरीका बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जस्ट उसके मतलब कि उसके अवे लगता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ में है, तो ये जो टेंशन फोर्स जो होगा इसके अवे लगेगा, इधर लगेगा। टेंशन फोर्स जो होगा ऊपर की तरफ में लगेगा, ठीक है। क्योंकि टेंशन फोर्स से ये इसलिए ऊपर लगता है ना फ्रेंड, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट में आप लोग धागा बांधकर, थोड़ा सा रियल लाइफ से हम लोग समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में आप लोग धागा बांधकर उसको केवल खींच सकते हैं, ठीक है, खींच सकते हैं, उसे धक्का नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण, इसीलिए फ्रेंड यहाँ पे टेंशन जो होता है ये ऑब्जेक्ट के अवे लगता है, ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे टेंशन फोर्स जो होगा ऑब्जेक्ट के अवे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स काम नहीं कर रहा है फ्रेंड, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नॉर्मल फोर्स लगने के लिए 2 सरफेस की ज़रूरत होता है, 2 सरफेस की ज़रूरत होता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ये तो सरफेस में है ही नहीं, ये तो स्ट्रिंग पे लटका हुआ है। तो इसे हम लोग यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा देंगे और एक यहाँ पे टेंशन फोर्स दिखा देंगे, ठीक है। तो यही इसका हो गया FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना, ये वाला समझ में आ रहा है फ्रेंड। ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, और हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं लोग, ठीक है। चलिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, अब मान लीजिए लोग कि हमारा कुछ इस प्रकार से, इस एग्जाम्पल में जो है हमारा कुछ इस प्रकार से ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फिर से हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये M1 मास हो गया, ये M2 मास हो गया, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसका FBD बनाइए लो, ठीक है। तो इसका FBD किस प्रकार से बनाइएगा आप लोग, चलिए हम ब्लू मार्कर से दिखाते हैं। जाहिर सी बात है कि इसके नीचे भी mg लगेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर स्थिति में लगेगा, ठीक है। और इसके जस्ट अवे क्या लग जाएगा, टेंशन फोर्स लग जाएगा, मान लेते हैं T' लगेगा, ठीक है। और इसके नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M1g, और इसके जस्ट अवे क्या लग जाएगा, T' टेंशन फोर्स लग जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका FBD बनाया जाएगा तो क्या बनेगा, M1 फोर्स पर क्या बनेगा फ्रेंड, M1g, ठीक है। और इसका टेंशन जो होगा क्या हो जाएगा, T', ठीक है। FBD, फ्री बॉडी डायग्राम इसे हम लोग बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है ना, ये बना लेने से क्लियर हो जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो उससे जब हम लोग जब एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लोग, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा आसानी होता है, ठीक है। और दिमाग में हम लोग का विजुअलाइज होता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट, इसलिए हम लोग ये बनाते हैं लोग, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब M2 पे हम लोग इसका FBD बनाते हैं लोग, M2 का। तो इसमें भी जाहिर सी बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और इसके जस्ट अवे टेंशन T' लगेगा, ठीक है ना। तो इसका FBD ये हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड,
ये हम इधर से इस प्रकार से घेर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। ओके सर, तो अब फ्रेंड उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके सर, अब देखिए थोड़ा सा हम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लिख ही दिए हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड फ्रिक्शन फोर्स के भी बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, और यहाँ पे फ्रेंड एक स्प्रिंग फोर्स भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स पे भी इसी वक्त चर्चा हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड स्प्रिंग फोर्स पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा हो गया स्प्रिंग, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके सर, ये हमारा M1 हो गया, ये हमारा M2 हो गया, ठीक है। ओके सर, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए लोग, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इसका हम लोग बनाते हैं लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर बात है कि यहाँ पर तो M2 लगेगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्लियर सी बात है, और यहाँ पे टेंशन लगेगा, ठीक है, जस्ट इसके अवे, यानी कि ऑब्जेक्ट से दूर, ठीक है। और वो क्यों लगता है वो तो आप लोग जान गए लोग, क्योंकि धागा से केवल हम लोग ऑब्जेक्ट को खींच सकते हैं, धक्का नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे भी M1G लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रेंड लगेगा ना, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसे हम लोग FS से डिनोट करेंगे लोग, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स जानते हैं लोग फ्रेंड क्या होता है। एक होता है फ्रेंड, एक होता है स्प्रिंग जो होता है ना, एक होता है नेचुरल लेंथ, ठीक है, नेचुरल लेंथ, ठीक है। और एक होता है फ्रेंड जैसे कि हमारा एक होता है इस प्रकार से, इसे बोलते हैं लोग ये स्प्रिंग जो होता है, ये नेचुरल लेंथ से कितना यहाँ पे बढ़ गया, x जो है x बढ़ गया, ठीक है। और हर स्प्रिंग का ना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसे हम लोग k से डोनेट करते हैं लोग, इसको हम लोग बोलते हैं लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। तो FS का अगर यहाँ पे फोर्स अगर निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्प्रिंग को कुछ नीचे खींचा होगा, तो मान लेते हैं कि x खींचा होगा, तो FX का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KX, ठीक है। तो स्प्रिंग का जो फोर्स जो होता है, स्प्रिंग फोर्स यही होता है, ठीक है ना, ठीक है। एक होता है नेचुरल लेंथ और एक होता है एक्सटेंडेड लेंथ, ठीक है, एक्सटेंड कर जाता है, ये बोलते हैं ना लमर जाना, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो स्प्रिंग का तो फ्रेंड एक अलग ही हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लोग, स्प्रिंग फोर्स का, ठीक है। स्प्रिंग को हम लोग उसमें काटेंगे लोग, स्प्रिंग को हम लोग उसमें जोड़ेंगे लोग, ठीक है। तो हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लोग, तो उस समय क्वेश्चन नहीं फ्रेंड, ये तो एक टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में जानेंगे लोग। तो यहाँ पे जस्ट आप लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना फ्रेंड, ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ में है ना, तो स्प्रिंग फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है। अगर स्प्रिंग फोर्स को आप लोग दबा देंगे तो उसके जस्ट अपोजिट लगता है, ठीक है। देखिए मैं समझाता हूँ, अगर ये स्प्रिंग फोर्स से हम लोग इसको नीचे की तरफ कर दिए, ठीक है, तो स्प्रिंग क्या होगा कि वो लमर जाएगा, ठीक है, एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है। तो वो एक्सटेंड कर जाएगा तो क्या करेगा, वो अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगा, चाहेगा कि मैं फिर से अपना नेचुरल जो हमारा लेंथ है उसे बना ले, ओके। तो वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, FS यहाँ पे, जैसे कि मैं दिखाया हूँ यहाँ पे ऊपर की तरफ में, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है कि नेचुरल लेंथ से भी हम लोग स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं, इस प्रकार से दबा देते हैं। तो उस सिचुएशन में भी स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ना FS - KX लिखते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव लिखने का मतलब ये होता है कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग FS को -KX भी लिखते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, ये जो होता है ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं लोग थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स पे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का तो एक अलग ही चैप्टर है, एक अलग ही टॉपिक है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे लोग। लेकिन यहाँ पे जब मैं यहाँ पे लिख ही दिया हूँ तो मैं थोड़ा सा जान लेते हैं लोग, ठीक है।
इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप लोगों का माइंड जो है और डेवलप होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, सवालों को समझने में और ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड। तो आइए स्प्रिंग फोर्स भी हो गया और फ्रिक्शन फोर्स समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, फ्रिक्शन फोर्स ना जैसे कि हमारा ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स को ना 2 टाइप में फ्रेंड बांटा जाता है। ठीक है, एक स्टैटिक्स फ्रिक्शन फोर्स और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, स्टैटिक्स फ्रिक्शन फोर्स वो होता है ना कि कई बार क्या होता है कि आप लोग ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं लोग। ठीक है, हालांकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, और टेक्निकली देखा जाए तो हर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट स्मूथ नहीं होता है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट रफ होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये जैसे कि हमारा ये हमारा ये फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा ये एक यहाँ पे समझिए लोग कि यहाँ पे एक ये सरफेस रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक चट्टान रखा हुआ है। ठीक है, या चट्टान रखा हुआ है। ठीक है, और एक बच्चा जो है ये बच्चा जो है ये चट्टान को धक्का दे रहा है। ठीक है, तो ये धक्का दे रहा है ना फ्रेंड, तो धक्का दे रहा है तो ये जो है ना चट्टान जो है ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों मूव नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका अपना इनर्शिया है, इसका अपना मास है, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ना फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तभी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, लेकिन उस समय स्टैटिक्स फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, और जब ये मूव करने लगेगा तो उस सिचुएशन में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगेगा। ठीक है, हालांकि ये इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में डिस्कस करेंगे लोग। ठीक है, जो कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग ये 4 फोर्स का ही डिस्कस करेंगे लोग, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो चलिए और कुछ हम FBD डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं लोग। ठीक है, FBD डायग्राम फ्रेंड बनाना बहुत ही आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना, और ध्यान से आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ओके, राइट डाउन करिए लोग इसे। ओके फ्रेंड, हो गया, इरेज करूँ इसे। ओके सर। तो चलिए फ्रेंड, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ FBD डायग्राम का। ठीक है, और उसे आप लोग सॉल्व करिए लोग। सॉल्व आप लोग नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जितना प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा लोग, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होगा। जैसे कि फ्रेंड हमारा ये एक सरफेस हो गया। ठीक है, और एक हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया M1 मास का, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, और इसका मास कितना हो गया? M2 हो गया। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए लोग, एग्जांपल नंबर 1 हो गया ये। ओके, एग्जांपल नंबर 2 देखिए लोग। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि एक हमारा इस प्रकार से ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे हमारा ये सरफेस पे इस प्रकार से लगा हुआ है। ठीक है, हल्का हल्का टच कर रहा है। ठीक है ना, ओके सर। ओके सर, तो इसमें FBD डायग्राम बनाना है। इसका मास जो है M1 है और इसका मास जो है M2 है। ठीक है, और एग्जांपल नंबर 3 में देखिए लोग कि यहाँ पर क्या है ना कि हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, और इस सिचुएशन में एक हमारा ये स्फीयर रखा हुआ है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इसका मास जो है वो M है। ठीक है, और इसका मास जो है, इसका मास M2 है और इसका मास जो है M1 है। ठीक है, ओके सर। तो इसमें भी FBD डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो चलिए लोग फ्रेंड, इसे एक एक करके बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना, ओके सर। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना फ्रेंड, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F। ठीक है, लेकिन फिर भी ये रेस्ट में ही है। ठीक है ना,
यहाँ पे सारा जो केस है यहाँ पे रेस्ट में है, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं नहीं बोलूँगा कि मूव कर रहा है या फिर क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा मूव कर रहा है, तो आप लोग उसे इक्विलिब्रियम में ही मानकर बनाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे अब बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। M1 हो गया, यहाँ पे फोर्स हो गया, और ये हो गया सरफेस, ठीक है। और ये हो गया M1 और ये हो गया M2, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M1G, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर लगेगा नॉर्मल N डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लगेगा M2G और यहाँ पे लगेगा N डबल डैश। फ्रेंड आप लोग सोचिए कि सर ये नॉर्मल यहाँ पे N डैश लिख रहे हैं, यहाँ पे N डबल डैश लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट का मास डिफरेंट होगा तो उसका नॉर्मल भी डिफरेंट होगा, ठीक है ना। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो इसके अवे जो होगा टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अवे टेंशन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे मैं बताया हूँ कि अगर इसके अपोजिट में टेंशन फोर्स लगेगा तो इसके अपोजिट में भी तो टेंशन फोर्स लगेगा, और वो दोनों टेंशन का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक है फ्रेंड। ओके, अब देखिए फ्रेंड, अब इसको हम लोग थोड़ा सा अलग अलग करके डायग्राम बना लेते हैं, FBD डायग्राम जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। M1 देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए लोग आप लोग। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे M1G, यहाँ पे M1G लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे N डैश लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे T लिखेंगे, ठीक है, टेंशन फोर्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे समझिए लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे M2 है तो ग्रेविटेशनल तो नीचे लगेगा ही, तो यहाँ पे M2G लिखेंगे, यहाँ पे N डबल डैश लिखेंगे, ठीक है। और इसके जस्ट अवे टेंशन लिखेंगे, और इधर तो फोर्स लगेगा है, ठीक है। तो आप लोग बोलिए कि सर इधर इस ऑब्जेक्ट पर तो फोर्स लग रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्रेंड। इसी फोर्स के वजह से तो यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इसे राइट डाउन करिए लोग, ठीक है। ओके, अब तब हम इसके तरफ चलते हैं, चलिए राइट डाउन करिए लोग इसे। ओके सर, चलिए फ्रेंड, हो गया, इरेज करूँ इसे। ओके सर, चलिए फ्रेंड, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं हम। ओके फ्रेंड, एग्जाम्पल नंबर 1 जो हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर अब 2 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 2 में क्या दिया है फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान से देखिए लोग। एक हमारा ये सीलिंग है, ठीक है, छत है, और यहाँ पे जो है हमारा M1 नाम का एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे M2 नाम का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जस्ट ये टच कर रहा है, ठीक है, सरफेस में, ठीक है ना। ओके सर, तो चलिए इसका हम लोग हेबिट डायग्राम बनाते हैं लोग। पहले हम लोग M1 के बनाते हैं लोग। देखिए फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि नीचे तो ग्रेविटेशनल लगेगा ही, ग्रेविटेशनल तो लगना ही है, और ऊपर क्या लगेगा टेंशन फोर्स लगेगा इसके, जस्ट इसके ऑब्जेक्ट के अवे टेंशन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे 2 ही फोर्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए M2 में नीचे क्या लगेगा mg तो लगेगा ही, ठीक है। और इसके ऊपर तो क्या लगेगा फ्रेंड, टेंशन लगेगा, T डबल डैश, यहाँ पे T डैश लगेगा तो यहाँ पे T डबल डैश लगेगा। और एक बात मैं आप लोगों को फ्रेंड बता दूँ कि अगर एक रस्सी में अगर ज्वाइंट नहीं होगा ना तो उसमें सेम टेंशन लगेगा, ठीक है। टेंशन फोर्स जो होगा सेम लगेगा। अगर रस्सी को काट कर 2 टुकड़ों में ज्वाइंट कर दिया जाएगा तो वहाँ पे टेंशन का वैल्यू बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रस्सी जो है वो अलग अलग रस्सी है, यहाँ से रस्सी अलग काट के लगाया गया है और यहाँ से अलग लगाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे टेंशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। और लेकिन यहाँ पे एक बात यह है कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर जो होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा N डबल डैश, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है ना, ठीक है। ओके सर, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अभी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग इसे, राइट डाउन करिए लोग इसे। चलिए हो गया, इरेज करूं। ओके सर, चलिए फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 को, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं लोग। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक हमारा इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ पे एक
यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर रखा गया है, कितना मास का, m2 मास का, और इसका मास कितना है, m1 है। तो चलिए फ्रेंड इसको बनाते हैं लोग। ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है तो इसमें टेंशन फोर्स नहीं लगेगा। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, n डैश। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, m2g। ठीक है, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर n डबल डैश लगेगा। ठीक है ना, ओके सर, ओके सर, और इसके n डबल डैश नीचे भी लगेगा। ठीक है, ओके सर। तो चलिए फ्रेंड इसका अलग अलग डायग्राम बनाते हैं लोग। पहले हम लोग ये इंक्लाइन प्लेन पर देखते हैं लोग कि कितना फोर्स लग रहा है। m1 है इसका मास, तो सबसे पहले तो यहाँ पे m1g लगेगा ग्रेविटेशनल। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा इस प्रकार से n डबल डैश। ठीक है, n डबल डैश क्यों लगेगा, क्योंकि इसके ये इसका जो नॉर्मल है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ये अगर इस पर एक्शन कर रहा है तो यह भी इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे नॉर्मल लगेगा। ठीक है, क्योंकि और यहाँ पर नॉर्मल क्यों लग रहा है फ्रेंड, यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल एक्शन कर रहा है तो इसके रिएक्शन में ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखिए अब ये गोला का हम लोग देखते हैं लोग, ए बी डी डायग्राम हो गया। अब ये हम लोग गोला का FBD डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे m2 हो गया, तो इसके जस्ट नीचे में क्या लगेगा, m2g लगेगा। ठीक है, और इसके जस्ट इस डायरेक्शन में n डबल डैश लगेगा। इस डायरेक्शन में क्यों लग रहा है, क्योंकि सरफेस का परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो ही फोर्स लगेगा, n डबल डैश और mg फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ओके सर। तो चलिए फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग। अब देखिए फ्रेंड, अब उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया है। ठीक है, किस प्रकार से फोर्स लगाया जाएगा, ऑब्जेक्ट पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आ गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड अब क्या होता है ना कि अब इसमें फोर्स निकाला जाता है। जैसे कि मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर इस केस में टेंशन का वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, नॉर्मल का वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, ओके सर। तो वो किस प्रकार से अलग अलग फोर्स को फाइंड किया जाता है उसको भी हम लोग अभी सीखते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, ओके सर। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं लोग कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स किस प्रकार से निकाला जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रकार से निकाला जाएगा, नॉर्मल किस प्रकार से निकाला जाएगा, टेंशन किस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल देकर एक एक करके। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल दिया गया है फ्रेंड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा लोग। यहाँ पे एक सीलिंग है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग में एक ये m1 मास लगाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड पूछ रहा है कि टेंशन का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करें। ठीक है, यहाँ पे फाइंड वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स। ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे लोग। ठीक है, किस प्रकार से फोर्स, देखिए किसी भी फोर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग ये तो मालूम होना चाहिए ना कि उस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, और उस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस बात को मालूम करने के लिए हम लोग FBD बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो चलिए लेट्स बनाते हैं हम लोग। ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ये हमारा m1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले तो हमारा नीचे m1g फोर्स लगेगा। ठीक है, m1g फोर्स लगेगा, और इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट जो है ये तो जस्ट लटका हुआ है, मतलब कि ये मूव नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों फोर्स ये इक्वल होगा। अगर मान लीजिए कि ये टेंशन फोर्स कमज़ोर हो जाता है तो क्या होता है कि ये रस्सी टूट जाता है, लेकिन ये मतलब कि ये फोर्स जो है इसको संभाल कर रख रहा है, यानी कि दोनों फोर्स जो है इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा फ्रेंड, m1g के इक्वल टू हो जाएगा। जस्ट यही हो गया हमारा आंसर, दिस इज माई आंसर। यस फ्रेंड, कितना सिंपल है सर, ये कितना सिंपल है। लेकिन फ्रेंड ये तो सिंपल है, लेकिन हम लोग सिंपल से ही तो आगे बढ़ेंगे लोग एडवांस के तरफ में, बेसिक से ही तो हम लोग एडवांस के तरफ में बढ़ेंगे लोग। ठीक है, मज़ा आया ना बनाकर, ओके। अब चलिए और एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं लोग। यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं।
यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, ये 1 था। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब हम एग्जाम्पल इस प्रकार से लेते हैं कि हमारा क्या है कि ये एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। ओके फ्रेंड, और ये हमारा क्या है, सरफेस है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और इधर हमारा क्या इधर हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फाइंड करना है फ्रेंड, इसमें भी फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आप फाइंड करते हैं हम लोग। ओके सर, देखिए पहले तो हम लोग को एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके सर, बनाइए आप। M1 पे हम लोग देखते हैं। ओके सर, M1 पे हमारा क्या लग जाएगा, M1G लग जाएगा नीचे की तरफ में, ऊपर की तरफ में हमारा N डैश लग जाएगा, ठीक है सर। और इसके यहाँ पे क्या लग जाएगा, टेंशन लग जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट। ओके सर, और M2 का भी फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या लगेगा फ्रेंड, M2, यहाँ पे नीचे M2G लग जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके सर, जस्ट इसके अपोजिट क्या लग जाएगा, N डबल डैश, ठीक है। ओके सर, और इसके जस्ट अपोजिट क्या लग जाएगा, टेंशन लग जाएगा, ठीक है। ओके सर, टेंशन दोनों में सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि ये रस्सी जो है वो एक है, ठीक है। यहाँ पे रस्सी जो है एक ही रस्सी है, ठीक है ना। ओके सर, अब देखिए, और इधर क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग APD डायग्राम बना दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, अब क्या करना है कि बोल रहा है कि अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो सिस्टम जो है ना फ्रेंड, ये स्टेबल है, ठीक है। तो हम लोग को जस्ट फोर्स को बराबर कर देना है, दाएं वाला फोर्स को बाएं वाला फोर्स के बराबर, नीचे वाला फोर्स के ऊपर वाले फोर्स के बराबर, जस्ट बराबर कर देना है। यस फ्रेंड, कितना सिंपल है, मतलब कि हम लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं लोग। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, हाँ, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स पूछेगा, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1G के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स M1G के बराबर हो जाएगा। यस, दिस इज माय आंसर। और देखिए, और यहाँ पे टेंशन फोर्स पूछेगा यहाँ पे फ्रेंड, तो टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। यस, दिस इज माय आंसर। अब देखिए, अब यहाँ पे पूछेगा N डबल डैश, तो N डबल डैश क्या हो जाएगा, M2G के बराबर हो जाएगा। यस, दिस इज माय आंसर। हाउ इट इज़ पॉसिबल सर, ये कितना सिंपल है सर, मतलब कि सर यहाँ पे मेन काम है APD बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। उसको बनाने के बाद में सर हम लोग क्वेश्चन को मतलब कि यूं हवा में उड़ा देंगे हम लोग सर। ओके, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड, और कुछ हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं लोग, ठीक है, किस प्रकार से फोर्स को फाइंड किया जाता है। ओके सर, आ जाइए फ्रेंड। ओके सर, फ्रेंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे जो है ना, वो एक ये रखा हुआ है जिसका एंगल थीटा दिया है, ठीक है। ओके सर, और इसका M1 मास है, ठीक है, और इसका M2 मास है, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे फ्रेंड नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड, देखिए लोग, यहाँ पे फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे फ्रेंड दो सरफेस हो गया, तो यहाँ पे ये एक ही नॉर्मल पूछा गया है। यहाँ पे इसके बीच में जो नॉर्मल लग रहा है ना, यहाँ पे लिखा है ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं सर, हम लोग सीधे, घबराना नहीं है, सीधे हम लोग को क्या करना है, APD बना लेना है, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके सर, ओके सर, बना लेते हैं। चलिए भाई साहब, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ओके सर, बना लीजिए सर। यहाँ पे थीटा है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये तो हमारा सरफेस है, दिस। ओके सर, ये हमारा क्या है, M1 है, और ये हमारा क्या है, M2 है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, M2G फोर्स लग जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट क्या लग जाएगा, N डैश लग जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अच्छा से बनाते हैं, ठीक है।
ये हमारा थीटा हो गया और इसका वैल्यू m2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा m2g और यहाँ पर क्या हो जाएगा जस्ट इसके और सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर एन डैश हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब देखिए, अब इसका m1 जो दिया है इसका क्या हो जाएगा, इसका भी नीचे m1g हो जाएगा। ओके सर। और इसके जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में बोले ना, यहाँ पे समझिए लो कि इस डायरेक्शन में n डबल डैश फोर्स लगेगा, ठीक है, n डबल डैश। तो ये भी इसके ये रिएक्शन में n डबल डैश लगा, तो एक्शन में लगा तो ये रिएक्शन में n डबल डैश इधर, इस पे इधर n डबल डैश फोर्स लगा देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ओके सर। तो ये m2 मास पे इतना फोर्स लगा और इस पे m1 पे इतना फोर्स लगा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन। तो ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में नॉर्मल फोर्स कौन सा लग रहा है, ये n डबल डैश लग रहा है, ठीक है। तो n डबल डैश का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग n डबल डैश का वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके सर। ओके सर। चलिए फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो यहाँ पे जो n डैश का जो वैल्यू होगा वो n डैश का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा m2g हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, n डबल डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, n डबल डैश का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जो एंगल दिया है ना फ्रेंड, यहाँ पे जो एंगल दिया है फ्रेंड, यहाँ पे थीटा एंगल दिया है, ठीक है, थीटा एंगल दिया है, ठीक है ना। ओके सर। तो यहाँ पे क्या होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कि इस प्रकार से सरफेस दिया रहता है तो ये एंगल थीटा होता है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रखा जाता है तो ये एंगल भी थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो फ्रेंड mg हो गया। तो mg को फ्रेंड हम लोग इधर से तोड़ सकते हैं क्या, mg को हम लोग इधर से cos थीटा में तोड़ सकते हैं, m1g cos थीटा, ठीक है। और इधर एक कंपोनेंट टूटेगा, ध्यान से देखिएगा लोग, m1g sin थीटा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर, ठीक है। ओके सर। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा क्या बोल रहा है कि n डबल डैश का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो n डबल डैश का वैल्यू क्या है कि हमारा ये जो है ऑब्जेक्ट जो है ये रुका हुआ है। तो n डबल डैश का वैल्यू फ्रेंड हमारा यहाँ से आना ही गया। n डबल डैश का वैल्यू जो हो गया हमारा क्या हो गया, m1g cos थीटा। तो ये हमारा हो गया n डबल डैश का वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यही हमारा हो गया नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ओके सर। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस को तोड़ना है, ठीक है ना। ओके सर। क्योंकि देखिए फ्रेंड, यहाँ पे n डबल डैश का वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पर तो नीचे ना लग रहा है फ्रेंड, यहाँ पे m1g। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात यह है ना कि थीटा का यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो यही थोड़ा सा थीटा पर ध्यान देना है और कंपोनेंट तोड़ना है, और बाकी तो आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। चलिए फ्रेंड, तो एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं लोग। ओके सर। देखिएगा लोग फ्रेंड, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा लोग। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे एक रस्सी बांधा गया है, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे भी एक रस्सी बांधा गया है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ये स्लिम से रस्सी बांधा गया है, ठीक है। यहाँ पे जाके हम लोग रस्सी को ज्वाइंट करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को ना लटका दिया गया है m1 मास का, ठीक है, m1 मास का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे आप लोग एक बात देख सकते हैं लोग कि यहाँ पे रस्सी जो है यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। मैं क्या बोला था कि अगर रस्सी टुकड़ों में होगा तो यहाँ पर टेंशन का जो वैल्यू होगा डिफरेंट होगा, ठीक है ना, डिफरेंट होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तो सबसे पहले टेंशन T1 टेंशन दिया है और यहाँ पे T2 टेंशन दिया है और यहाँ पे
T3 टेंशन दिया है, ठीक है। और इसके बीच का जो एंगल है ना फ्रेंड, इसके बीच का जो एंगल है वो दिया है हमारा थीटा, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ना वैल्यू फाइंड करना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे T1 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। T1 का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ T1, ठीक है, ठीक है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड हम लोग फाइंड करते हैं लोग। ओके सर, जाहिर सी बात है कि नीचे यहाँ पे M1G लगेगा तो इसके ऊपर T1 फोर्स लगेगा, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे फ्रेंड ध्यान से एक बात समझिएगा लोग कि यहाँ पे एक बात समझिएगा लोग कि अगर ये वाला थीटा एंगल है तो यह भी थीटा एंगल हो जाएगा कि नहीं? जी हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा लोग ध्यान से। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, और ये हमारा हो गया, ये हमारा थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये भी हमारा थीटा एंगल हो जाएगा। और ये हमारा मास क्या है, ये हमारा मास है M1G, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये, और यहाँ पे फ्रेंड क्या होगा कि हमारा यहाँ पर तो T3 है, यहाँ पे T3 है यहाँ, और यहाँ पे T2 है, और यहाँ पे क्या है T1 है। तो T2 cos थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे T2 cos थीटा कंपोनेंट तुला जाएगा तो ठीक है सर। और इसके जस्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, T2 sin थीटा, ठीक है। कंपोनेंट याद है ना, कंपोनेंट तोड़ने वाला है। ओके सर, तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जस्ट अब हम लोग ऊपर वाले फोर्स को ऊपर वाले और नीचे वाले फोर्स से इक्वल कर देंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, T2 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, T2 जो है वो ऊपर की तरफ में लग रहा है, और T1 भी जो है वो ऊपर की तरफ में लग रहा है, ठीक है ना। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 cos थीटा प्लस T1, इसके जस्ट ये जो ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, इसके जस्ट दूर पे ही लगना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे T1 भी ऊपर की तरफ लग रहा है और T2 भी ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 cos थीटा प्लस T1 हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1G के बराबर। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 में क्या है, T2 sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ से क्या पूछ रहा है हमारा, इक्वेशन T1 का वैल्यू पूछ रहा है ना, T1 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से T1 का वैल्यू, यहाँ से 2 T1 का वैल्यू हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा T1 का वैल्यू हो जाएगा M1G डिवाइडेड M1G माइनस T2 cos थीटा, ठीक है। एक ये हमारा हो गया T1 का वैल्यू, एक ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए, और एक हमारा T1 का वैल्यू क्या हो सकता है, और हमारा एक T1 का वैल्यू क्या हो सकता है, T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा M1G और माइनस T2 का वैल्यू क्या दिया है फ्रेंड, यहाँ पे T2 का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे T2 बराबर क्या लिख सकते हैं लोग, यहाँ पे T3 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं लोग, क्या T3 बाई साइन थीटा T2 बराबर, ठीक है, लिख सकते हैं लोग। और यहाँ पे क्या है, cos थीटा है। तो T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से M1G माइनस T3 cot थीटा, ठीक है, ये वाला। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड एट द एंड यहाँ पे T1 का ही वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है ना।
तो ये इस प्रकार से हो गया। उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ जो मोशन है ना फ्रेंड, यहाँ पर ही खत्म हो जाता है कि यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ पे फिजिक्स इतना ही सा है कि यहाँ पे जो अलग अलग रस्सी है तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग टेंशन दिखाएंगे और बस और जस्ट फोर्स को हम लोग इक्वल कर देंगे, राइट वाले फोर्स के लेफ्ट वाले फोर्स से और ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स से। ठीक है ना, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सारा फोर्स जो होगा वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा होगा। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, ओके फ्रेंड, हो गया। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाना सीखे लोग, और इक्विलिब्रियम में किस प्रकार से फोर्स को फाइंड करते हैं वो भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाने लोग। और फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे लोग कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उस सिचुएशन में किस प्रकार से टेंशन फाइंड किया जाएगा, उस सिचुएशन में किस प्रकार से एक्सेलरेशन फाइंड किया जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।